नमस्कार। आज हम आए हैं चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था उसका डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस वे देयर, सेट ए और सेट बी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस स्टडीज का। सो लेट अस स्टार्ट। द चैप्टर्स नेम एज वी ऑल नो विल बी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो फाउंडेशन है आपके बाकी मैनेजमेंट के फंक्शंस का। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड डैश गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। सो बेसिकली ये क्या है? एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। ठीक है, अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड डैश गाइडलाइन। तो हमने क्या अब तक पढ़ा है जो चैप्टर में? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको कौन सा ऑप्शन देखना है? जनरल। तो ऑप्शन ए स्पेसिफिक, नो। ओके, ऑप्शन बी जनरल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी जनरल इज द करेक्ट आंसर। ओके, बिकॉज इट इज द फीचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। ठीक है, okay, so question number 2, the principles of management can be changed according to the prevailing situation in the organization. This shows that management principles are option A flexible behavioral, option C scientific, option D universal. तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि changing according to the situation, मतलब अगर सिचुएशन A आपका नहीं हो रहा, आपका प्लान, आप सिचुएशन B के हिसाब से ढाल सकते हो। सो दैट मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन फ्लेक्सिबल है क्या यहां पे? हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये थोड़ा लंबा वाला क्वेश्चन है, लेट्स सी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। ये हमने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन स्टेटमेंट? Management principles deal with human behavior and thus are to be applied creatively given the demands of the situation. Option B, principles of management formed after research in work situation which are technical in nature. Option C, principles of management contributes towards the development of management of both as a science and as an art. Option B, none of the above. तो यहां पे देखिए, हम सिचुएशन और बिहेवियर के बेसिस पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं। मतलब चेंज नहीं कर सकते, हम उनको अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो ऑफ कोर्स ये बिहेवियरल की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन डैश रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन से बेसिस पर बनता है? ओके, ये हमको अगर देखना है तो एक चीज का कारण और उसका इफेक्ट, ओके, यही चीज दर्शाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहां पे देखिए ऑप्शंस, देखिए फंक्शनल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इकोनॉमिक, ऑप्शन सी कॉज एंड इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहां पे देखिए प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन डैश रिलेशनशिप। अगर हम देखें तो फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, यहां पे इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं है, वी ऑल नो इट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्स दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स टू अटेन स्पेशलाइजेशन इन द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर। तो यहां पे देखिए हर वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉल टास्क में, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बोला गया है। तो क्या ये प्रिंसिपल यहां पे ऑप्शन पे है? ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ वर्क, तो जरूर यहां पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बाकी किसी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल्स एनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स इन अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड? तो यहां पे देखिए प्रिंसिपल एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है हमको रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। तो ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है? प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ऑप्शन ए, जो ऑफ कोर्स नहीं है। प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट, ये हर सिचुएशन के मुताबिक चेंज होगा, तो ये भी नहीं है। प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल,
तो देखिए प्रिंसिपल एनेबल बेटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल। जहां ह्यूमन चीज की बात हो रही है ऑफ कोर्स वहां पे बिहेवियर की भी बात होगी। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अगेन ऑप्शन सी विच इज प्रिंसिपल्स आर बिहेवियरल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टेक्निक्स फंक्शनल फोरमैनशिप सजेस्टेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर वायोलेट्स अ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो यहां पे देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो फंक्शनल फोरमैनशिप वो क्या है कि 8 सुपीरियर होंगे आपका। ठीक है, तो आपका 8 सुपीरियर्स होंगे विच विल बी दे विल बी गिविंग डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू ईच एंड एवरी वर्कर। तो हर वर्कर का एक वर्कर का 8 सुपीरियर होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप। तो यहां पे देखिए हेनरी फेयोल ने क्या बोला है, उनका एक उन्होंने कभी इसके बारे में पॉइंट आउट नहीं किया है। तो ऑप्शन देखिए, डिसिप्लिन, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन सी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिसिप्लिन क्या बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट वायलेटेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो विच इज पॉइंटेड आउट बाय दिस, सॉरी, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट होंगे। वही फंक्शनल फोरमैनशिप क्या बोलता है कि एक वर्कर के 8 सुपरवाइजर होंगे। सो ऑफ कोर्स दिस इज डायरेक्टली सुपरसीडिंग द फंक्शनल फोरमैनशिप थिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो गैंग प्लैंक परमिट्स डैश कम्युनिकेशन। तो देखिए गैंग प्लैंक क्या चीज थी, पहले आपको गैंग प्लैंक समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन से प्रिंसिपल के साथ ये गैंग प्लैंक रिलेटेड है। तो स्केलर चेन, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द हायरार्की एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, वो एक पैटर्न फॉलो करेगी। ठीक है, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, मतलब ए बी के साथ करेगा, बी सी के साथ करेगा, ओके, सी डी के साथ करेगा। दैट मीन्स ईच एंड एवरी वर्कर विल या एट ईच एंड एवरी लेवल दो लोगों के साथ वर्टिकली आप इंफॉर्मेशन फ्लो करेंगे। वही चीज यहां भी आती है, ए और पी, पी और क्यू। तो गैंग प्लैंक क्या बोलता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन आप इस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को सुपरसीड कर सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। कैसे? बाय हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन। ऐसे आप जाके सी और क्यू कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये होता है गैंग प्लैंक। तो यहां पे देखिए कम्युनिकेशन कैसे जा रहा है, इट इज गोइंग हॉराइजॉन्टली। ठीक है, तो हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या यहां पे है ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज डायगोनल, ऑप्शन बी इज हॉराइजॉन्टल। तो हाँ, हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हॉराइजॉन्टल। तो गैंग प्लैंक परमिट्स हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन इन केस ऑफ इमरजेंसीज। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, इफ वर्कर्स एफिशिएंसी मैटर्स इन द फैक्ट्री सिस्टम, सो डज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। दिस स्टेटमेंट वाज कोटेड बाय, तो किसने बोला था ये? बेसिकली दिस इज गिवन बाय नंबर ए हेनरी फेयोल। ठीक है, तो दिस वाज अ फेयरली इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर, competition should be replaced by cooperation. Is the statement true? Is the statement false? Is the statement can't say or partially true? तो यहां पे देखिए हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल में क्या बोला था, एक था उनका पहला जो प्रिंसिपल था वो था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, और देखिए ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में पूरा हार्मनी होनी चाहिए, कोई डिस्कॉर्ड या फिर केओस या फिर क्लैश नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट,
this extended into the next principle, which is cooperation not individualism. ठीक है, तो यहां पे देखिए कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब हर पर्सन को कोऑपरेट करना होगा. द मैनेजमेंट शुड कोऑपरेट विद द वर्कर्स. ओके, मैनेजमेंट यहां पे वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करे, वही होता है कोऑपरेशन. सब अपने बारे में नहीं सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे और कोऑपरेट करेंगे, सीइंग इज ईच अदर एज कोलैबोरेटर्स. तो कोलैबोरेशन बिना कोऑपरेशन के हो नहीं सकता. So therefore, these two principles point out towards that cooperation competition को replace करेगा. तो this statement is option A true. ठीक है? I hope this is understood by everyone. Okay, let us move on to the next part. Question number 11. The technique of mental revolution is derived from the scientific principle of cooperation not individualism given by Taylor. ठीक है? तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये दोनों चीजें कोलैबोरेशन की तरफ, कोऑपरेशन की तरफ पॉइंट आउट करती है. और कोलैबोरेशन क्या नहीं हो सकता, विदाउट मेंटल रेवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है. मेंटल रेवोल्यूशन क्या स्टेट करता है कि मैनेजमेंट हमेशा वर्कर्स को एज कोलैबोरेटर्स देखेगा, कॉम्पिटिटर या फिर एनिमीज नहीं देखेगा. ठीक है, उनकी डिमांड्स को समझेगा और उनके डिमांड्स को रिस्पेक्ट करेगा. उसी जगह वर्कर्स मैनेजमेंट को एज ऑप्रेसर्स नहीं देखेंगे, बट उनकी बात समझने की कोशिश करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन टर्न मैनेजमेंट उनको रिवॉर्ड देंगे आफ्टर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव. तो क्या है बेसिकली मेंटल रेवोल्यूशन इसी के बारे में स्टेट करता है कि कोऑपरेशन होना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स ट्रू. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहां पे देखिए, करीम कीप्स मशीन्स, मटीरियल्स, टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द कंसर्न्ड वर्कर्स हुज वर्क इज डिस्क्राइब्ड इन दिस सेंटेंस अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप. तो यहां पे देखिए, ऑफ कोर्स यहां पे ये फंक्शनल फोरमैनशिप की तरफ बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जो 8 सुपीरियर्स वाला कॉन्सेप्ट समझाया था हमने अभी. तो यहां पे देखिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देता है अबाउट द वर्क. गैंग बॉस इज द करेक्ट आंसर हियर. वही रखता है हर मटेरियल, टूल्स एंड किट्स रेडी. ओके, रिपेयर बॉस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करता है, और रूट क्लर्क द फ्लो ऑफ वर्क एंड रूट देखेगा. तो यहां पे करेक्ट आंसर इज गैंग बॉस. ठीक है, I hope this is clear. Question number 13. Beena, a student of management, likes to relate what she learned in class to real life situations. While watching educational programs on television, she observed many situations that reminded her of the concept of scientific management. तो यहां पे क्या हो रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बोला गया है. क्या हो रहा है, इन वन सच प्रोग्राम फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर प्रोडक्ट्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स वर बीइंग टेलीकास्ट. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज पार्ट्स कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो टेलीकास्ट हो रहा है. नेम द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट शुड बी एडहियर्ड टू व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स. ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड. ओके, तो यहां पे क्या पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तब कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे. तो यहां पे देखिए, जब हम फैक्ट्री के बारे में बोल रहे हैं तो पहला जो आता है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तो यहां पे क्या ये ऑप्शन है, यहां पे देखिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. हाँ है, ऑप्शंस देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी. तो यहां पे जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, पार्ट्स के रिलेटेड, तो उनके अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज होना पड़ेगा. उनका क्वालिटी, उनका शेप, उनका सभी कुछ सेम और सेम क्वालिटी का होना पड़ेगा. तो द करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो यहां पे देखिए, मैच द कॉन्सेप्ट्स विद देयर इंटरप्रिटेशन. ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. ठीक है, टेक्निक्स और स्टेटमेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन ए. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ऑप्शन बी, वैल्यूज, टेक्निक्स. तो यहां पे देखिए,
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट वहां पे क्या है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मॉरल कॉनोटेशन देता है, नो। अ वे टू कैरी अ पर्टिकुलर टास्क, नो। रिजिड, रिजिड तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन, व्हाट वी कैन से फॉर ए विल बी 1, ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस क्या होता है, यहां पे फ्लेक्सिबल तो नहीं रहा, मॉरल कॉनोटेशन, वे टू कैरी अ पर्टिकुलर टास्क, रिजिड। तो यहां पे हम जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो यस, द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी बी, विच इज 4, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस रह गए हैं अभी। वैल्यूज, वैल्यू के बारे में जब बोला जाता है तो इट इज सिंपली अ मॉरल कॉनोटेशन, ठीक है। मतलब मॉरल, हमारा मॉरल्स क्या बोल रहा है वो होता है हमारा वैल्यूज। तो द करेक्ट आंसर फॉर सी, करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। तो ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही चीज रह गया है डी, तो डी ऑप्शन मिल गया है तुम्हारा, नहीं, मॉरल कॉनोटेशन यहां पे आपका 2 है। आई एम सॉरी, आई मिस दैट। तो यहां पे तो होगा 2, ऑप्शन डी विल बी 3, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में है कि नहीं ये। ओके, तो यहां पे देखिए हमको पहला क्या देखना है कि A1 कितना ऑप्शन है। तो A1 1, हाँ, यहां पे तो ये ऑप्शन सी और डी ऑटोमेटिकली आपका चला जाता है, आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा बाकी ऑप्शंस देखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन A1 यहां पे 2 ऑप्शंस पे है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए B4, तो B4 देखिए, B4 यहां भी है, B4 यहां भी है। तो चलिए, अभी तक हमने कोई भी एलिमिनेट नहीं किया है। फिर ऑप्शन सी इज 2, तो यहां पे ऑप्शन सी 2 कहां पे है, ऑप्शन सी ए दिख रहा है आपको C3 और यहां पे C2, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए मैच करके देखिए, A1 A1, B4 B4, C2 C2, D4 सॉरी D3 D3, ठीक है। ये 3 है, 4 नहीं है, ठीक है। डोंट मेक मिस्टेकन, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड क्या होता है कि हमारा पार्ट्स और प्रोडक्ट्स सेम क्वालिटी का हो। तो यहां पे ये किस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, ए विल बी 2, ठीक है। ऑप्शन ए इज 2। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी क्या होता है कि द बेस्ट वे टू डू द जॉब। तो बेस्ट वे टू डू द जॉब कहां है, ऑप्शन 1, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। तो यहां पे बी इज ऑप्शन 1, ठीक है। तो फटीग स्टडी क्या बोलता है कि रेस्ट इंटरवल्स कितना देखा जाए। तो यहां पे क्या है, यहां पे तो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। तो ये ऑप्शन सी इज 4। तो अगर ये हो गया तो नेचुरली आपका फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ऑप्शन डी होगा 3, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमको पहले क्या देखना है कि A2 कितना ऑप्शंस है, ठीक है। तो A2 यहां पे देखिए सभी ऑप्शंस में A2 ही है, तो ठीक है, अभी हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि B में 1 कितना है। तो B1 यहां पे 4 1 4 3। तो देखिए सिर्फ एक ऑप्शन है जहां पे B1 ऑप्शन है, तो आपको सीधा सीधा बाकी सभी ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं जब मैच द फॉलोइंग के बारे में बात आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। चलिए चेक करते हैं, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन इज 3, सो आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है मैच द फॉलोइंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके, तो यहां पे आ गया एक एजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में हमको लिंक एस्टैब्लिश करना है। पहले देखना है कि दोनों रीजन, एजर्शन और रीजन करेक्ट है कि नहीं। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको लिंक एस्टैब्लिश करना है और देखना है कि सभी ट्रू या फॉल्स है कि नहीं, ठीक है। तो एजर्शन देखिए, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो क्या टेलर ने ये बोला था? यस, ही हैज टोल्ड। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये 2 प्रिंसिपल्स जो है ये इसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो यस, एजर्शन इज करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं
रीजन करेक्ट है कि नहीं। एज डुअल सबऑर्डिनेशन इज अवॉइडेड थ्रू यूनिटी ऑफ कमांड, देयर आर नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? हाँ, यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसीलिए डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होता। ठीक है, पर देखिए ये यूनिटी ऑफ कमांड जो है ये फेयोल ने बोला है। दिस प्रिंसिपल हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय फेयोल। ठीक है, और ये जो थी चीज है वो टेलर ने बोला है। तो दोनों चीजें करेक्ट है, पर दोनों के बीच कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. तो ये वाला होगा हमारा करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। assertion क्या है? personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedure। ठीक है, तो स्टेटमेंट हाँ करेक्ट है, क्योंकि आप किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको रिगरस प्रोसीड्यूर के बाद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो assertion हमारा करेक्ट है, ये वाला एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। रीजन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल सेज दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी टेन्योर क्या होता है कि हमको स्टेबल टेन्योर देना है एम्प्लॉय को, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़े और एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमको एस्टैब्लिश करना है कि लिंक है कि नहीं दोनों में। तो सिलेक्शन और एम्प्लॉय टर्नओवर, तो दोनों चीज में क्या लिंक है? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि एक सिलेक्शन के बारे में बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि एम्प्लॉय टर्नओवर भी हम कैसे कम करें। तो यस बोथ आर लिंक टू एन एक्सटेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, तो आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आ गया है केस स्टडी। तो देखिए केस, तो देखिए केस के बारे में मैंने क्या बोला था कि हमको हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो केस पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ही आंसर होता है और हमको पूरी केस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखिए चलिए देखते हैं। The standard method, that is the best way of doing the job, was then developed taking from the procurement of raw material till the delivery of final products to the customers. Identify the principal technique of scientific management. तो यहां पे देखिए द स्टैंडर्ड मेथड जब बोला जाता है, जब मेथड का वर्ड आ गया, बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, तो ये ऑफ कोर्स किस चीज के साथ रिलेट हो रहा है? ये पूरा का पूरा मेथड स्टडी के साथ रिलेट हो रहा है। तो क्या ये ऑप्शन है यहां पे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब? ओके, ऑप्शन ए टाइम स्टडी, ऑप्शन सी इज मेथड स्टडी। ये थोड़ा ज्यादा स्प्रेड हो गया है पर नो प्रॉब्लम, आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो देखिए हमको केस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखना, एग्जाम में आपको बहुत काम देंगे इन सॉल्विंग द पेपर इन टाइम। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब यहां भी हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। ठीक है, तो बेसिकली यहां भी प्रिंसिपल या टेक्निक के बारे में बोला गया है। जब टेक्निक बोला गया है तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू टेलर। ठीक है, तो आप फेयोल के बारे में नहीं सोचिएगा आप। तो देखिए विशेष ऑल्सो बिलीव दैट ईच पर्सन शुड नॉट ओनली बी scientifically selected but should also be given required training to increase efficiency. ठीक है, करेक्ट है। For this he set up a special training unit called Hamburger in Bengaluru where the workers were given the required training. ठीक है, to learn the best method. तो ट्रेनिंग के बारे में बोला गया है, बेस्ट मेथड के बारे में बोला गया है। तो ट्रेनिंग जब होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक वर्कर अपने ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये एक प्रिंसिपल है टेलर का और यही होगा हमारा आंसर। तो देखते हैं चलिए कि ये आंसर है कि नहीं। ऑप्शन ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऑप्शन बी देखिए डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मतलब ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर। ओके,
देखिए बिजनेस स्टडीज बहुत ही आसान है अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करने का मेथड पता हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने अभी तक केस को नहीं देखा है क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ी। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल टेक्निक ऑफ साइंटिफिक, तो यहां पे फिर से FW टेलर का प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, नाउ बर्गर मेनिया है स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट एंड वर्किंग कंडीशंस that they ensure food that they send out to the customers are the same high standards of excellence। मतलब क्या होता है, यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन पर फोकस हुआ है। ओके, यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन पर फोकस हुआ है। तो देखिए ये सिंपली हमको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो देखिए चलिए, हम यही होगा हमारा आंसर। ओके, ऑप्शन है कि नहीं देखते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नो ये नहीं है आंसर। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ये भी नहीं है। मेथड स्टडी, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, जो हमने अभी सॉल्व किया है। तो 20 क्वेश्चंस हैव बीन फिनिश। ये था आपका सेट ए। ठीक है, सेट ए हमने आज अभी सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट पार्ट में हम सेट बी भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए।